गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिस्टर एक्स है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द प्रोप्राइटर ऑफ एक्स एंड कंपनी। उसने क्या किया है, ही रोट सेवरल लेटर्स टू द असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेटिंग दैट through his firm was on the panel of auditor, no audit work was allotted to the firm and further requested him to look into the matter। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, फर्दर रिक्वेस्टेड हिम टू लुक इनटू द मैटर। मतलब वो बोल रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है वर्क, राइट। यहाँ पे हमारे ये सब क्या कर रहे हैं, वो वर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार है उनको लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है पैनल मेंटेन है और आप उस पैनल के मेंबर भी हो। तो उस केस में उनको लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और साथ में रीजन जानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर आप जो उनको जो रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो वर्क अलॉट करिए, वो है ना एज पर क्लॉज 6 नहीं है, राइट। जो गाइडलाइन दी हुई थी लेटर लिखने के रिगार्डिंग, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो देखिए क्या बोलता है, देखिए द राइटिंग ऑफ कंटिन्यूअस लेटर टू ascertain the reasons for not getting the work is quite all right, but request for allowing the work does not appear to be correct. Hence, Mr. X would be guilty under clause 6 of part 1 of first schedule of the C Act 1949। ध्यान रखना, आपको पूरी लाइन लिखनी है। Mr. X shall be deemed to be guilty of professional misconduct as per clause 6 of part 1 of first schedule as per C Act 1949, right। आपको किस तरीके से देना है, पहले आप क्लॉज 6 का पूरे तरीके से क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, मूवमेंट क्लॉज क्या है, फिर अगर कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन एप्लीकेबल आप तो उसका रेफरेंस दोगे, फिर फैक्ट ऑफ द केस एंड लास्ट में क्या होगा, कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एक PQR एंड एसोसिएट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैविंग द वेबसाइट एंड ऑन द लेटर ऑफ द फर्म इट इज मेंशन दैट विजिट आवर वेबसाइट www.pgr.com। देखिए यहाँ पे PGR नहीं होगा, यहाँ पे PQR होगा, इसको सही कर दिएगा, ये यहाँ पे PQR होगा। इन द वेबसाइट द नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल्ड, नेम ऑफ प्रोमिनेंट क्लाइंट एंड द फीस चार्ज इज आल्सो डिस्प्लेड विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन बाय एनी रेगुलेटर। तो देखिए ये क्लॉज 6 की जो वेबसाइट गाइडलाइन है उसका वायोलेशन है। पहले तो आप अपनी वेबसाइट को विजिट करने का आप है ना नहीं बोल सकते, उसको है ना क्या बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट माना जाता है। साथ में जो आप जो क्लाइंट की डिटेल दे रहे हो और साथ में जो फीस चार्ज बता रहे हो वो भी आप अपनी वेबसाइट पर नहीं बता सकते। वो वेबसाइट गाइडलाइन में उसको इस चीज को स्पेसिफिकली क्या गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और साथ में जो नेचर ऑफ असाइनमेंट्स है वो भी ध्यान रखना, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे है ना बताई जाती है। देखिए द नेचर ऑफ असाइनमेंट इज परमिटेड फॉर डिस्प्ले ओनली ऑन अ स्पेसिफिक फुल रिक्वेस्ट, राइट। जो नेचर ऑफ असाइनमेंट है वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे ही बताई जाएगी। और जो नेम ऑफ क्लाइंट और फीस चार्ज है वो परमिटेड ही नहीं है, वो एट ऑल परमिटेड नहीं है अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड बाय एनी रेगुलेटर। और अगर रेगुलेटर है तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही होगा, साथ में रेगुलेटर का भी रेफरेंस देना जरूरी है इस केस में। तो ध्यान रखना, इस केस में हमारे जो सी है ना PQ एंड एसोसिएट है वो क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा अंडर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ CA firm Messrs GST and Associate has sent a letter to Goods and Service Tax Council stating that the firm has two partners who specialize in the law of goods and service tax and asked the said council to include their name in the panel whenever formed for providing advice to the C Act 1949। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी जो ये फर्म है वो क्या कर रही है, लेटर लिख रही है, जबकि उनको पता नहीं कि कोई पैनल है या नहीं है।
आप लेटर कब लिख सकते हैं, जब आपको पता हो कि पैनल मेंटेन है, राइट। आपने क्या बोला, वेन एवर फोन, मतलब आपको पता नहीं कि पैनल मेंटेन है या नहीं, तो पहला तो ये उस गाइडलाइन का वायलेशन है। दूसरा ध्यान रखना, आपने क्या किया है, खुद की है ना सुपीरियरिटी बताई है, राइट, खुद की स्पेशलिटी, खुद की सुपीरियरिटी बताई है, राइट, वो भी ध्यान रखना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अगेन क्या है, क्लॉज 6 का वायलेशन। देखिए यहाँ पे काउंसिल ने क्या बोला था, वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ पैनल इज विद इन द नॉलेज ऑफ मेंबर, ही इज फ्री टू राइट टू द ही इज फ्री टू राइट टू द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन विद अ रिक्वेस्ट टू प्लेस हिज नेम ऑन द पैनल, अगर आपको पैनल का पता है तो। However, it would not be proper for a member to make a roving inquiry by applying to any such organization for having his name included in any such panel. The member is guilty of misconduct in terms of the above provision as he has solicited profession work by making roving inquiries about the panel. तो ध्यान रखना, पहले तो यहाँ पे पैनल का पता नहीं था, दूसरा आपने यहाँ पे सीनियरिटी को भी क्लेम किया है, तो दोनों ही चीज अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम A practicing chartered accountant sent a letter to another CA claiming himself to be pioneer in liaising with the CG ministry and its allied department for getting various government clearance for which he had claimed to have expertise and had given a list of existing client and details of his staff। एक से बहुत सारे वॉल्यूशन कर दिए, एक वॉल्यूशन बहुत सारे वॉल्यूशन कर लिए। एक तो आपने सुपीरियरिटी क्लेम करी है, अगेन आपने अपनी सीनियरिटी बताई, आपने अपनी एक्सपर्टाइज बताई है, वो क्या माना जाता है, एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट माना जाता है फॉर सिक्योरिंग द प्रोफेशनल वर्क, राइट, फॉर सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क। दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, सीनियरिटी किस में बता रहा है, ब्राइब वगैरह देने में। अगर क्वेश्चन का अगर इंटेंशन देखा तो किस टाइप का है ना, वो बता रहे हैं सुपीरियरिटी ब्राइब वगैरह देने में। हम ब्राइब वगैरह देख के भी हम क्या करते हैं, लाइसेंस वगैरह ले लेते हैं। तो अगेन इट इज नॉट एज पर द कोड ऑफ एथिक्स, ये बिहेवियर आपने है ना प्रोफेशन को डिसक्रेडिट लेके आ सकता है, इसलिए यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे अंडर द सी एक्ट 1949। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था सीए, he was claiming himself to be pioneer in liaising with the CG Ministry and Allied Department for getting various government clearance for which he had claimed to have expertise and had also given a list of his existing client and details of his staff, which to be indirect method to adventure their professional practice with a view to gain publicity and thereby solicit client or professional work। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारे मिस्टर ऑनेस्ट है, अ सीए इन प्रैक्टिस, he wrote a letters to Messrs. XY chartered accountant firm of CA requesting them to allow him some professional work as he did not have a significant practice or client। He also wrote a letter to Messrs. ABC firm of CA for securing professional work। Is Mr. Honest wrong in soliciting professional work? नहीं, जो एक्सेप्शन था, राइट, सॉलिसिटेशन में जो एक्सेप्शन था, आप दूसरी सेम प्रैक्टिस से क्या कर सकते हो, वर्क सिक्योर कर सकते हो, उनसे क्या कर सकते हो, वर्क मांग सकते हो, वो अलाउड था, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो मिस्टर ऑनेस्ट है वो है ना कहीं पे भी गिल्टी नहीं होंगे, हेंस देयर इज नो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, राइट। देखिए हाउएवर नथिंग इन क्लॉज 6 शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग एनी सीए फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग और इनवाइटिंग और सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए इन प्रैक्टिस, वो अलाउड था। आप दूसरे सेम प्रैक्टिस से क्या कर सकते हो, वर्क मांग सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक अपने काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए प्रोफेशनल एथिक्स के, तो अगर आपको प्रोविजन सिंपली पता है कि प्रोविजन क्या अलाउ करता है, क्या डिसअलाउ करता है, अगर आपको वो अच्छे से पता है तो प्रोफेशनल एथिक्स के नंबर आपको कंप्लीटली आपके पास में आ जाने चाहिए। आपको उसमें कहीं पे भी आपको है ना नंबर आपको वेस्ट नहीं करना है प्रोफेशनल एथिक्स के। देखिए क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफिस ऑफ अ सीए यंग हिज फ्रेंड सीए ओल्ड introduced to CA Young his friend and client Mr. Rich, the owner of an export house where whose accounts have been audited by CA Old for more than 15 years। ओके देखिए कोई फंक्शन में है ना एक फंक्शन है जहाँ पे एक सीए है सीए यंग और एक है सीए ओल्ड। सीए ओल्ड ने क्या किया है, अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराया है सीए यंग से, राइट, और उसका नाम क्या है, मिस्टर रिच। वो क्या है, कोई एक्सपोर्ट हाउस के कोई ओनर वगैरह होंगे। अब क्या हुआ है, आफ्टर फ्यू डेज मिस्टर रिच अप्रोच द सीए यंग एंड ऑफर्ड अ सर्टिफिकेशन वर्क विच इधर टू हैड बीन डन बाय सीए ओल्ड। सीए यंग अंडरटुक द वर्क फॉर अ फी विच वाज नॉट लेस देन अ फी चार्ज बाय सीए ओल्ड इन अर्लियर पीरियड। कमेंट वेदर
whether CA Young had done any प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यस, आपने यहाँ पे मिसकंडक्ट किया है। इस टाइप का वर्क आप डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर ये सीए ओल्ड के थ्रू आता तब ये वैलिड था, तब उस केस में कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होता। पर ये डायरेक्टली आपके पास आया है तो आप इस काम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये काम पहले कौन करते थे? हमारे सीए ओल्ड करते थे। तो इस केस में आप क्या हो जाओगे? क्लॉज 6 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। देखिए क्या बोलता था इस पे, गाइडलाइन आई थी, acceptance of a original professional work emanating from a client or introduced by another member is not permitted। ठीक है, in the present case during the opening ceremony of a new branch office of CA Young, his friend CA Old introduced to CA Young his friend and his client Mr. Rich, the owner of an export house whose accounts have been audited by CA Old for more than 15 years। After a few days, Mr. Rich approached CA Young and offered a certification work which either two had been done by CA Old। Now, CA Young undertook the work for a fee which was not less than fee charged by CA Old in the early period। Mr. Young will be deemed to be guilty of professional misconduct under Clause 6 of Part 1 of First Schedule, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GEM e-marketplace is a public procurement portal which provides opportunities to startups, entrepreneurs, etc. to showcase their innovative product and services to government buyers and engage in public procurement। The government e-marketplace, a special purpose vehicle, 100% government owned and a Section 8 company under the Ministry of Commerce, Government of India, has been incorporated under the Company Act 2013 to develop, manage and maintain GEM platform। Whether a firm of CA can register on GEM portal for rendering professional service to government department। तो देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा GEM पोर्टल के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए GEM पोर्टल क्या है? ये एक पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है सर्विसेज देने के लिए, राइट? गवर्नमेंट को सर्विसेज देने के लिए आपको पहले इस पोर्टल पर रजिस्टर होना जरूरी है। अब ये पोर्टल कैसा है? ये कोई एग्रीगेटर टाइप का नहीं है। मतलब यहाँ पे है ना, कोई थर्ड पार्टी आपके अकाउंट को मैनेज नहीं कर रही है, आपके अकाउंट को क्या कर रहे हैं? आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, राइट? तो कोई एग्रीगेटर वाले जो क्राइटेरिया है उसमें भी फॉलो नहीं कर रही है। और दूसरा, ये कोई पैनल वगैरह भी नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। दैट इज द प्री रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू गवर्नमेंट, राइट? तो ध्यान रखना, इस केस में अगर सीए क्या करती है, जीएम पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करती है, तो वो किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं होगा, बराबर? देखिए, getting registered on GEM portal by member does not appear to amount either to impanelment or listing on aggregator। In aggregator, it is third party which is operating and not the client itself। GEM is operated by the client itself। तो ये एक मेन लॉजिक है इसका कि ये ना ही कोई पैनल मेंटेन हो रहा है और ना ही ये कोई एग्रीगेटर के क्राइटेरिया में आप फॉलो हो रहे हो। अब GEM पोर्टल क्या है? इट इज a pre-requirement of rendering professional service to government department। The firm of chartered accountant are permitted to register on GEM portal for rendering professional services as there is no violation of the ethical norm of the institute in registering on the GEM portal, and such registration on the portal is a pre-requirement for providing services to government departments। However, firms should ensure compliance with the tender guideline issued by institute while participating in tender or bid floated to GEM portal। The ICA has made an announcement in relation to the above। मतलब ध्यान रखिए, आप मान लीजिए इस पोर्टल पे रजिस्टर हो, गवर्नमेंट ने कोई क्या किया, कोई टेंडर निकाला, बराबर? और मान लीजिए कोई टेंडर क्या है, एक्सक्लूसिवली फॉर द सीए, एक्सक्लूसिवली फॉर द सीए है, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होना जरूरी है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A special notice has been issued for resolution at third AGM of LED Limited, providing expressly that CA Anup shall not be reappointed as an auditor of a company। Consequently, CA Anup submitted a representation writing to the company with a request to circulate to the member। In a detailed representation, CA Anup included the contribution made by him in strengthening the control procedure of a company during his association with the company, and also indicated his willingness to continue as auditor if reappointed by the shareholder of the company। Comment with reference to CA Act 1949 and schedules thereto। देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा, जो सेक्शन 140 के अंदर हमारा जो ऑडिटर जो रिप्रेजेंटेशन देता है, ये वो वाला रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बोला है कि आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में होना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर मैनर में
होना चाहिए। आप वहाँ पे बता सकते हो कि हमने इंडिपेंडेंटली काम किया, और साथ में अगर आप फिर से अगर हमको रिपॉइंट करते हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमारे सीए साहब ने क्या किया है, इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट किया है कि हमने आपके इंटरनल कंट्रोल को क्या है स्ट्रेंथन किया है, हमने उसको और बेटर किया है। इसको क्या माना जाता है, एक नीडलेस पब्लिसिटी माना जाता है, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट माना जाता है फॉर सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क दैट इज नॉट अलाउड अंडर क्लॉज 6, राइट। तो इस केस में हमारे क्या हो जाएंगे, सीए साहब क्लॉज 6 में गिल्टी हो जाएंगे। देखिए बिकॉज गिल्टी क्यों होंगे, so for including contribution made by him in strengthening the internal control procedure of the company amount to solicitation of work which is not permitted, right, ये permitted नहीं था। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले आपको क्लॉज 6 को बताना होगा, राइट, सबसे पहले आपको क्लॉज 6 को बताना होगा, फिर रेलेवेंट गाइडलाइन को बताना होगा। गाइडलाइन इसमें क्या थी, ये अभी तक पूरी गाइडलाइन इन्होंने कंटिन्यू करी, आप चाहो तो थोड़ा सा छोटे में भी बता सकते हो। फिर आपको फैक्ट ऑफ द केस बताने और कंक्लूजन, इन्होंने फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन दोनों साथ में बता दिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Messrs Sebastian Company, a firm of CA, responded to tender from a state government for appointment of a GST auditor, where no minimum fees was prescribed. For this purpose, the firm also paid rupees इसको एक RS एक स्पीच और लगाना, also paid rupees 50,000 as earnest deposit as a part of the terms of the tender. Comment on the above with reference to CA Act 1949. तो देखिए पहला तो ये जो फील्ड है जीएसटी ऑडिटर, ये पहला तो एक्सक्लूसिवली फॉर सीए नहीं है, तो एज इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर सीए, मिनिमम फीस वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। यहाँ पे मिनिमम फीस वाला क्राइटेरिया है ना एप्लीकेबल नहीं होगा। और साथ में जो अर्नेस्ट डिपॉजिट है, इट इज ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो अगेन क्या किया था, अलाउ किया गया है। तो इस केस में अगर हमारे मैसेज एबीसी ने क्या किया है, रेस्पॉन्ड किया है, तो किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं है ऑफ क्लॉज 6, क्योंकि जो टेंडर के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी उसका कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है। देखिए क्या बोलता है, मेंबर इन प्रैक्टिस सेल नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी टेंडर इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशन और यूजर ऑफ अ प्रोफेशनल सर्विस इन एरिया ऑफ अ सर्विस व्हिच आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट सच एज ऑडिट और अटेस्टेशन सर्विस। However, such restriction shall not be applicable where minimum fee of the assignment is prescribed in the tender document itself, or where the areas are open to other professionals along with the CA. Further, in the respect of a non-exclusive area, members are permitted to pay reasonable amount towards earnest money security deposit, right? तो देखिए ये जो जीएसटी वाला था, ये पहला तो एक्सक्लूसिव एरिया नहीं है, जो जीएसटी वाला है वो एक्सक्लूसिव एरिया नहीं है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, जो आप जो अर्नेस्ट डिपॉजिट दे रहे हो दैट इज इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी अलाउड होता है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए मिस्टर विनीत, a CA in practice, created his own website in attractive format and highlighted the content in purple color. The website also displays the nature of assignment handled and देखिए ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देख लेना। यहाँ पे भी क्लॉज 6 का ध्यान रखना, वॉयलेशन है, जो वेबसाइट की जो गाइडलाइंस थी उसका वॉयलेशन किया गया था यहाँ पे। ओके ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड नेचर का है, पर एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, एक एसआर एंड एसोसिएट है, is one of the three firms shortlisted by ARG Cooperative Bank for assignment of a statutory audit for the financial year 21-22. Bank mailed the list of branches to the audit firm along with the maximum fees. देखिए क्या है, टेंडर में क्या दिया हुआ, मैक्सिमम फीस दी हुई है, and asked them to submit the quotation. SR and associate responded to the bank and submitted their quotation. Comment with reference to provision of the CA Act 1949. देखिए क्या हुआ है, एक टेंडर निकाला था
और उसमें हमारे क्या किया है, एसआर जो एन एसोसिएट है उन्होंने क्या किया है, रेस्पॉन्ड कर दिया है। ये जो फील्ड है ये क्या है, एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द सीए है, और यहाँ पे मिनिमम फीस भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टेंडर की जो गाइडलाइन इश्यू करी गई है उसका है ना वॉयलेशन हो गया है, उसका कंप्लायंस नहीं है, इसलिए हमारे इस केस में क्या हो जाएंगे, जो एसआर एंड एसोसिएट है वो क्या हो जाएंगे, गिल्टी हो जाएंगे, राइट। देखिए in the given case of the ARG cooperative bank mailed the list of branches to the audit firm along with the maximum fee per bench, in response to which SR and associate responded and submitted their quotation. Keeping in view the fact and the clause 6 and the guideline issued by the council, it can be concluded that SR and associate is guilty of professional misconduct. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिस्टर रवि, a newly qualified CA, started his practice and sought clients through telephone call from his family and friends, and almost all of them employed in one or other related retail trade business. One of his friend, Mr. Ravi, gave him an idea to start online service and gave stock certification to traders with a cash credit limit in bank. Mr. Avi started a website with a colorful, catchy design and shared the website address on his all social media posts and stories, and tagged 30 traders of his local community with the caption Easy Online Stock Certification Service. Besides, Mr. Avi entered into agreement with the digital market to give him 5% commission on each service procured through him. Discuss if the action of Mr. Avi are valid in the light of professional ethics and the various pronouncements and guidelines issued by ICI. अब देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा वायलेशन हो रहे हैं। पहला तो अगर सबसे सिंपल वाला है, आप जो शेयरिंग कर रहे हो, आप जो शेयर कर रहे हो प्रोफेशनल फी, वो ध्यान रखना अगेन अलाउड नहीं है। शेयर कमीशन ब्रोकरेज आपको याद आ रहा होगा क्लॉज 2 वाला, एक तो क्लॉज 2 का वॉयलेशन हुआ है, वहां पे डिजिटल मार्केटर को अलाउड नहीं किया गया है। आपको अच्छे से याद होगा कौन कौन अलाउड है। दूसरा इन्होंने क्या किया है, क्लॉज 6 का वॉयलेशन किया है, पर्सनल कम्युनिकेशन, राइट। क्लॉज 6 का वॉयलेशन किया है, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू उन्होंने क्या किया है, वर्क सिक्योर किया है, जो कि अलाउड नहीं है। वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। फैमिली फ्रेंड से आप वर्क सिक्योर नहीं कर सकते बाय थ्रू टेली कम्युनिकेशन, वो अगेन अलाउड नहीं है। दूसरा उन्होंने वेबसाइट को क्या किया है, एडवर्टाइज किया है। वेबसाइट को क्या किया है, एडवर्टाइज किया है कि आप हमारे वेबसाइट को वगैरह विजिट वगैरह करिए, वो भी अगेन अलाउड नहीं है। वेबसाइट की जो गाइडलाइंस थी उसका भी वायलेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्लॉज 6 और क्लॉज 2 का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। देखिए एक तो क्लॉज 2 का वायलेशन हो रहा है, जो शेयरिंग को अलाउ नहीं करता है। कुछ केसेज है वहीं पे शेयरिंग अलाउड है, उसके अलावा शेयरिंग अलाउड नहीं है। अगर करते हो तो क्या होगा, उसका वायलेशन होगा। दूसरा ध्यान रखना, क्लॉज 6 का वायलेशन हो रहा है। देखिए मिस्टर रवि इज रॉन्ग इन सीकिंग क्लाइंट्स थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्रिएटिंग अ वेबसाइट इज नॉट नॉन कंप्लायंस if it in the accordance with the guidelines. Now, one of the guidelines that website should not be in a push mode. Further mentioning the client's name is also prohibited as per the guidelines. Now, Mr. Avi also contravenes guideline on website issued by ICI as he shares the website address on his all social media posts and stories and tagged 30 traders. तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, मिस्टर जो CA अभी है वो क्लॉज 6 और क्लॉज 6 एंड क्लॉज 2 में क्या हो जाएंगे, गिल्टी हो जाएंगे, राइट। देखिए इन्होंने पहले ही दे दिया, हाँ, विच इज अ वायलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर क्लॉज 2 एज स्टेटेड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एथिक्स के लिए एक और आपको सिंपल चीज बताते हैं। क्वेश्चन आपने देखा है कि क्वेश्चन की जो साइज है वो थोड़ी छोटी है, तो आप क्या करना, जो क्वेश्चन है ना, तो आप क्या करना, उसको मार्किंग करते रहना कि कौन कौन से क्लॉज की या फिर कौन कौन सी गाइडलाइंस का क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है। उसको क्या करना, क्वेश्चन के साथ में मार्क करते रहना, तो आपको आंसर प्रेजेंट करने में और थोड़ा सा क्या होगा, ईजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए
a special notice has been issued for a resolution at fourth annual general meeting of Trim Limited, providing expressly that CS Lucky shall not be reappointed as an auditor of the company. देखिए अगेन ये रिपीटेड वाला है, ये रिपीटेड है, एक बार आप देख लेना। अगेन ध्यान रखना इस पर क्लॉज 6 का वॉल्यूशन है, जो सेक्शन 140 पे जो गाइडलाइन निकली थी हमारा आईसीआई ने, उसका वॉल्यूशन किया है इन्होंने। अगेन क्या किया है, पब्लिसिटी करी है, इन्होंने बताया कि हमने क्या किया है, इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन किया है। देखिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द सीए एक्ट 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीए प्रफुल्ल has recently qualified and has obtained COP. In the initial year, it is taking time to set up his client base. He is also conducting audit of a few entities. Simultaneously, he plans to provide coaching to CA students online, taking advantage of his fresh reservoir of the knowledge. Therefore, he advertises his classes on various social media platforms. Comment with reference to CA Act 1949 schedules thereto. पहला तो देखिए प्राइवेट ट्यूटरशिप हो रही है, क्या हो रही है, प्राइवेट ट्यूटरशिप हो रही है जो कि जनरली परमिटेड है, जो कि जनरली परमिटेड है। तो आप जो कोचिंग कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परमिशन लेने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी इंस्टीट्यूट की, इट इज जनरली परमिटेड। पर ध्यान रखना आपने जो कोचिंग का जो एडवर्टाइजमेंट किया है, कोचिंग का जो एडवर्टाइजमेंट किया है वो स्ट्रिक्टली है ना रिस्ट्रिक्टेड है बाय क्लॉज 6। वो बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हो इन केस ऑफ कोचिंग, आप कोचिंग के बाहर एक नेम बोर्ड लगा सकते हो, वहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल बता सकते हो। उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं दे सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप कुछ दोगे तो उसको क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा फॉर सिक्योरिंग और सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क, राइट, जो कि अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो मिस्टर सीए प्रफुल्ल है, आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 6 फॉर वायलेटिंग द गाइडलाइंस गिवन इन रेस्पेक्ट टू द कोचिंग। देखिए सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, रेगुलेशन 198 की बात कर रहा है, जहाँ पे बोला है कि जनरली परमिटेड है, वहाँ पे क्या बोला है, जनरली परमिटेड है। फिर ध्यान रखना क्या बोल रहा है, क्लॉज 6 का रेफरेंस दे रहा है, वो बता रहा है क्या कि वहां पे इसका वायलेशन हो रहा है। देखिए इसको क्या माना जाएगा, अमाउंट टू इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन ऑफ द क्लाइंट ऑफ प्रोफेशनल वर्क। He shall be guilty of professional misconduct under clause 6 of part 1 of first schedule to the CA Act 1949 for advertising his classes on various social media platforms. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A practicing chartered accountant uses a visiting card in which he designates himself besides a chartered accountant as a tax consultant and a cost accountant। देखिए दोनों ही अलाउड नहीं है, दोनों ही अलाउड नहीं, नहीं टैक्स कंसल्टेंट आप उसको है ना साथ में आप यूज कर सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में, नहीं आप कॉस्ट अकाउंटेंट यूज कर सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉज 7 का वायलेशन हो जाएगा। आप क्या बता सकते थे, आप कोई मेंबरशिप बॉडी बता सकते थे दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सीजी और काउंसिल, राइट। आप सिर्फ वो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में बता सकते थे, उसके अलावा आप और कुछ बता रहे हो तो वो ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा, उस केस में आप गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 7। ध्यान रखना आप कौन कौन सी फर्म में पार्टनर हो आप वो बता सकते हो, याद है ना, कौन कौन सी फर्म में पार्टनर हो आप वो बता सकते हो। तो हाँ देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक सेक्शन 7 का भी रेफरेंस दिया है, अगर आपको याद आए तो प्लीज आप सेक्शन 7 का रेफरेंस देना, जो वो भी इसी की बात कर रहा है। एवरी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल यूज द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, आपको याद है सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट, आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना CA shall be held guilty of professional misconduct as per clause 7 of part 1 of first schedule to the CA Act 1949। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, he designated himself besides chartered accountant as a tax consultant and a cost accountant। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a chartered accountant in practice is a partner in 3 firms while printing his personal letterhead B gave the name of all the firm in which he is a partner। okay, again ये अलाउड है, राइट, आप लेटर हेड में बता सकते हो आप कहाँ पे पार्टनर हो। एक सेकंड गाइस होल्ड करिएगा, एक सेकंड। हाँ अपन कहाँ पे थे, ये वाला क्वेश्चन अपन ने देख लिया पार्टनरशिप वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उस केस में CA B ही था, इज नॉट अ गिल्टी ऑफ एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन द अबव केस। There is no provision for printing name of all firm on the personal letterhead in which a member holding a certificate of
practice as a partner. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, मिस्टर बी, a practicing chartered accountant as well as qualified lawyer, was permitted by the bar council to practice as a lawyer. Also, he printed his visiting card where he mentioned his designation as a chartered accountant and advocate. देखिए, आप ये एडवोकेट नहीं दे सकते थे, आप एडवोकेट नहीं दे सकते, राइट. उस केस में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे. देखिए, in respect of other matter they should use the designation chartered accountant, but they should not use the designation chartered accountant and advocate simultaneously. In the present case, Mr. B has printed his visiting card where he mentioned his designation chartered accountant and advocate, which is prohibited under clause 7. Mr. B is guilty of professional misconduct due to use of designation of advocate in addition to chartered accountant, right. आप ध्यान रखना, अगर आपको बार काउंसिल परमिट करता है तो आप एज एडवोकेट है ना प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. आपको एज एडवोकेट प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, मिस्टर एस पी, a CA, obtained registration as a category 4 merchant banker under SEBI rules and regulation and act as an advisor to capital issue of MB Company Limited. He designated himself under the caption merchant banker in the client of a document and advisor to issue in his own letterhead visiting card and professional documents. Again आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे, राइट. आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे. देखिए, a CA is allowed to act as an advisor to a capital issue and offer document of a client company, may specify the name of address of a chartered accountant under the caption advisor to issue. However, it is specifically prohibited that a member concerned should not use the designation either merchant banker or advisor to issue in his own letterhead visiting card or professional documents. In the present case, Mr. SP designated himself under the caption merchant banker in the client of a document and advisor to issue in his own letterhead visiting card and professional documents. राइट, इसलिए आप क्या हो जाओगे, इस केस में आप गिल्टी हो जाओगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर एम, a CA in practice, has printed visiting cards which besides other detail also carries a quick response code. The visiting card as well as QR code contain his name, office, residential address, contact detail, email and name of the firm's website. Comment with reference to CA Act 1949. देखिए, जो QR कोड के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस दी हुई थी उसमें किसी का भी वॉयलेशन नहीं है, राइट. विजिटिंग कार्ड पे आप क्यूआर कोड दे सकते हो और क्यूआर कोड में क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए, राइट. उसमें कोई भी डिटेल का वॉयलेशन नहीं है, राइट. आपने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है जो अलाउड नहीं थी, इसलिए ध्यान रखना कोई भी चीज का वॉयलेशन नहीं है. यहाँ पे हमारे जो मिस्टर एन है वो गिल्टी नहीं होंगे. देखिए, इन द प्रेजेंट केस मिस्टर एम, a CA in practice, has printed visiting card which beside other detail also carries a quick response code. The visiting card as well as the code contain his name, office, residential address, contact detail, email and name of the firm website. No misconduct arise on part of Mr. M as information printed on the visiting card and information contained in QR code are permissible, right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, आर, अ प्रैक्टिसिंग CA is a director of X Limited, a public company. The prospectus of X Limited mentions the name of Mr. R as a director along with his various professional attainment. His area of specialization and expertise in the field of international taxation. Okay, देखिए, मिस्टर आर डायरेक्टर बन सकते थे. आई एम एज्यूमिंग ही इज नॉट MD और WTT. तो पहला तो आप उसके डायरेक्टर बन सकते थे, डायरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर यहाँ पे जो डायरेक्टर के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी वहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या बोला था, जब भी आप डायरेक्टर बनते हो, एज सून एज यू बिकम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, आपको है ना कंपनी को इस प्रोविजन से के थ्रू क्या करना, प्रोविजन से क्या करना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए कि इस तरह के हमारे पे रिस्ट्रिक्शन है. अगर आप हमारे रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स आप क्या कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स में पब्लिश कर रहे हो तो आप क्या करना चाहिए, आपको पहले आप हमसे उसको अप्रूवल करवाओगे. अब यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है ये क्या हो रहा है, ये एक एडवर्टाइजमेंट हो रहा है हमारे मिस्टर आर का. इसको क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट वे ऑफ सॉलिसिटेशन ऑफ द वर्क. इसलिए क्या हो जाएगा, क्लॉज 6 में, क्लॉज 7 में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे, राइट. देखिए, एज पर द गाइडलाइन इश्यूड अंडर क्लॉज 7, name of CA acting as a director in a company is permissible to appear in the prospectus of a company. However, description regarding his expertise, specialization and knowledge in any particular field is not permitted.
In the present case, the practicing CA is director of X Limited Public Company. The prospectus of X Limited mention the name of Mr. R as a director along with his various professional attainments. His area of specialization expert in the field of international taxation. Conclusion: Mr. R will be deemed to be guilty of professional misconduct under clause 7 of part 1 of first schedule. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A CA in practice impaneled as IP has mentioned the same on his visiting card, letterhead and other communication also. Mr. A, who is residing in his neighborhood, has filed a complaint for professional misconduct against the said member for such a mention of insolvency, professional or circulation. देखिए मैंने क्या बोला था, नॉर्मली आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सीजी और काउंसिल. अब ध्यान रखना, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है इसको सीजी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसको है ना यूज कर सकते हो. देखिए, a chartered accountant impaneled as a IP can mention insolvency professional on visiting card, letterhead and other communication as this is a title recognized by the central government in terms of clause 7 of part 1 of first schedule to the CA 1949. Thus complaint of neighbor is not enforceable or valid. यहाँ पे हमारे जो CA साहब है वो गिल्टी नहीं होंगे, मिस्टर ए यहाँ पे गिल्टी नहीं, हमारा जो भी जो यहाँ पे जो CA था वो गिल्टी नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, a company has appointed a practicing CA as an independent director on its board. The said company published description about the CA, expertise, specialization, knowledge in any particular field, or add appellation adjective to his name in the prospectus or public announcement issued by this company. Whether the said publication will be covered under code of ethics, what should be the role of CA. तब देखिए आपको इसमें रोल ऑफ CA भी बताना है. रोल ऑफ CA जो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको कंपनी को कम्युनिकेट करना है. क्या करना है, कंपनी को कम्युनिकेट करना है इस प्रोविजन के रिगार्डिंग, राइट. तो ये उसी से सिमिलर क्वेश्चन है. आप क्या करना, ऊपर वाले क्वेश्चन को मत देखना. मैं इस क्वेश्चन को रिपीटेड मार्क कर रहा हूँ, पर आप ऐसा मत करना. आप ऊपर वाले क्वेश्चन को क्या करना, रिपीटेड मार्क करना. आप ये वाला क्वेश्चन देख लेना, राइट, क्योंकि यहाँ पे रोल ऑफ CA भी बताया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. एक हमारे मिस्टर सीरीज है, CA इन प्रैक्टिस. वो क्या कर रहा है, he has delivered a speech in the national conference organized by Ministry of Information Technology. While delivering the speech, he told to audience that he is a cyber security expert and his firm provides service of a cloud accounting, IT governance, risk compliance and information security at a reasonable rate. He also requested the audience to approach his firm of CA for this service, and at a request of the audience, he also distributed his business card and telephone number of his firm to those in the audience. Comment in the light of professional code of ethics. देखिए इसमें दो क्लॉज का वायलेशन हो रहा है. एक क्लॉज 6 का भी वायलेशन हो रहा है, एक क्लॉज 7 का भी वायलेशन हो रहा है, राइट. क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो फॉर सॉलिसिटिंग द प्रोफेशनल वर्क, जो अगेन क्या है, अलाउड नहीं है, राइट. आप क्या कर रहे हो, आप तो जो सर्विसेज आप वो भी बता रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि हम ये रीजनेबल रेट पे देते हो, अगर आपको चाहिए तो आप हमको रिक्वेस्ट कर सकते हो. इट्स क्लियरली वायलेशन ऑफ क्लॉज 6. आपने ध्यान रखना क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग आप जो खुद को जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बता रहे हो वो ध्यान रखना, वो भी अगेन क्या है, वायलेशन होगा. साथ में क्लॉज 7 आपको एडवर्टाइजमेंट का ना बोलता है तो उसका भी क्या होगा, वायलेशन होगा. देखिए क्लॉज 7, इट आल्सो रिस्ट्रेन अ मेंबर फ्रॉम यूजिंग एनी डेजिग्नेशन or expression other than that of chartered accountant documents through which the professional attainment of the member would come to the notice in the public. Now, guidelines issued under clause 6 and 7 permit a practicing member to give lecture at a forum and may give their names and describe themselves as a chartered accountant, but no reference should be made to the name and address of the firm or services provided by the firm. यहाँ तो आपने फर्म क्या सर्विस देती है आपने वो भी बता दिया, आपने रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप काम चाहो तो हमको रिक्वेस्ट कर सकते हो. In the present case, Mr. Series uses the designation cyber security expert and also made reference to the services provided by his firm of CA at a reasonable rate and distribute business card to audience. Mr. Series will be held guilty of professional misconduct clause 6 and 7 of the part 1 of first schedule to the CA 1949 due to solicitation of the professional work and advertisement of the service provided by the firm. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, मिस्टर एक्स, a CA, accepted his appointment as a tax auditor of a firm under section 44AB of the Income Tax Act and commenced the tax audit within 2 days of his appointment, since the client was in hurry to file return of income before the due date.
After commencing the audit, Mr. X realized his mistake of accepting this tax audit without sending any communication to the previous tax auditor. In order to rectify his mistake, before signing the tax audit report, he sent a registered post to the previous auditor and obtained the postal acknowledgement. Will Mr. X be held guilty under the CA Act? Yes. क्लॉज 8 आपको क्या बोलता है, आपको बिफोर एक्सेप्टेंस आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट। आपको प्रीवियस ऑडिटर से क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आप पोस्ट एक्सेप्टेंस अगर आप क्या कर रहे हो, उसको रेक्टिफाई भी कर रहे हो, तो वो क्या होगा, इमटेरियल होगा, आप क्या हो जाओगे, क्लॉज 8 में आप गिल्टी हो जाओगे। देखिए, इन द प्रेजेंट केस मिस्टर एक्स हैज कमेंस्ड हिज वर्क एंड देयरआफ्टर ही सेंट द लेटर टू प्रीडेसेसर ऑडिटर। कंक्लूजन, मिस्टर एक्स इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, WCA has sent letter under certificate of posting to the previous auditor informing him his appointment as an auditor before the commencement of audit by him। देखिए, मैंने आपको क्लियरली बोला था क्लास में, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग वाला ध्यान रखना अलाउड नहीं है, वो आपको इनफ एविडेंस नहीं देता है कि क्या हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है, इसलिए ध्यान रखना ये वाला जो मेथड है वो अलाउड नहीं है। आप रजिस्टर पोस्ट के थ्रू कर सकते थे, साथ में विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या फिर आप क्या कहते हैं, हैंड डिलीवरी भी कर सकते थे विद एक्नॉलेजमेंट, राइट। यहाँ पे आपने जो अप्रोच फॉलो किया है वो अलाउड नहीं है एज पर क्लॉज 8। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन। In the present case, Mr. W has sent a letter under certificate of posting. Mr. W will be guilty of professional misconduct by virtue of clause 8 of part 1 of first schedule. In accordance with such communication need to be sent a registered acknowledgement due or by hand against a written acknowledgement, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, CAB is appointed to carry out internal audit of a stock broker AK Finstock Limited listed with the NSE. CAB started his work and submitted his first monthly report. CAZ, a partner of AJ and Company, statutory audit of AK Finstock Limited, during his first visit, got to see the internal audit report of a CAB. CAZ feels that CAB did not inform about his appointment as an internal auditor to AJ and Company. This is violation of the professional ethics. Comment with reference to Chartered Accountancy Act 1949 and schedules thereto। देखिए, क्लियरली अपन ने डिस्कस किया था जो क्लॉज 8 में था वो कब एप्लीकेबल है, फॉर रिप्लेसमेंट पोजीशन एंड नॉट फॉर अ पैरेलल पोजीशन। इंटरनल ऑडिटर को किसको कम्युनिकेट करना चाहिए था, पिछले वाले इंटरनल ऑडिटर को, राइट, उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो CAZ बोल रहे हैं उनका कंटेंशन सही नहीं है, राइट, उनकी रिक्वेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है, उनकी कंप्लेंट वैलिड नहीं है। हमारे जो CAB है वो गिल्टी नहीं होंगे एज पर क्लॉज 8, राइट। देखिए, क्लॉज 8 इज एप्लीकेबल इन सिचुएशन ऑफ अ रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑडिटर बाय अनदर ऑडिटर एंड नॉट इन केस ऑफ अ पैरेलल पोजीशन। देयर इज नो वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एज पर क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। एक सेकंड गाइस, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या है, विनीत एंड एसोसिएट हैव बीन ऑफर्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ TLP लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ICI। CAV, partner of the firm, communicated with the previous auditor inquiring as to whether any professional reason exists for which he should not accept the auditor assignment. Previous auditor informed that he issued a qualified report, so management is changing the auditor. Communicate with reference to provision of the Chartered Accountancy Act 1949 schedules thereto as to whether Vineet and associate can accept the auditor। देखिए, हम प्रीवियस ऑडिटर से क्यों कम्युनिकेट करते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि उस एंटिटी में से कोई सर्कमस्टेंस है जो एथिकल रिक्वायरमेंट या इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, थ्रेट पहुंचा सकते हैं, बराबर, या फिर कोई अनडिस्प्यूटेड है ना जो ऑडिट फी है वो है ना
ड्यू तो नहीं है, वो पे हुई है या नहीं हुई, हम उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और इन केस ऑफ अ क्वालिफाइड रिपोर्ट, इन केस ऑफ अ क्वालिफाइड रिपोर्ट, अगर जो ऑडिटर है उसने क्या किया है, गुड एंड वैलिड रीजन के कारण क्या किया है, क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है, उसके कारण उसके बावजूद भी अगर क्या कर रही है कंपनी उसको उस कारण अगर रिप्लेस कर रही है, तो हेल्थी प्रैक्टिस क्या है, आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। पर मान लीजिए अगर ऑडिटर बिना वजह क्या कर रहा है, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है, राइट, वैलिड रीजन नहीं है, फिर भी हमारे जो प्रीडेसेसर ऑडिटर वो क्या कर रहे हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। पर ध्यान रखना, अगर वो वैलिड रीजन के क्या कारण क्या कर रहे हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, और फिर भी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, तो हेल्थी प्रैक्टिस क्या है, आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए, प्रोफेशनल रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग ऑडिट, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सेक्शन 140 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, आपको पता चलेगा स्पेशल नोटिस वगैरह के बारे में, राइट, साथ में क्या उसकी डिटेल हमारे प्रेडेसेसर ऑडिटर को दी थी नहीं दी थी, उसका रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किया था या नहीं किया था, राइट, वो भी आपको पता चलेगा। नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी, इश्यूएंस ऑफ अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। देखिए, इन केस मेंबर में एक्सेप्ट ऑडिट इफ ही थिंक्स दैट एटीट्यूड ऑफ अ रिटायरिंग ऑडिटर वाजंट प्रॉपर, अगर रिटायरिंग ऑडिटर का एटीट्यूड सही नहीं था तो आप एक्सेप्ट कर दे। पर इफ द रिपोर्ट वाज क्वालिफाइड फॉर गुड एंड वैलिड रीजन, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट वुड बी हेल्दी प्रैक्टिस, राइट। नाउ ठीक है, कैन अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस? Be a chartered accountant had accepted appointment as auditor of a QRS company limited without ascertaining from the company whether the requirement of section 139 140 of the Company Act 2013 has been complied with. However, he realized this effect only after the acceptance. देखिए, आपको अगेन बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी यू शुड असर्टेन एम्फेसाइज किस पे है, असर्टेन पे। आपको क्या करना चाहिए, यू शुड असर्टेन कंप्लायंस विद सेक्शन 139 सेक्शन 40 140 एंड रीड विद सेक्शन 141, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर हिडन लिखा हुआ है, क्या है, रीड विद सेक्शन 141। आपको इनसे क्या करना है, आपको चेक करना है कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ, आपको खुद को असर्टेन करना है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना इनफ नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप क्या हो जाओगे, क्लॉज 9 में गिल्टी हो जाओगे। पी विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द सी एक्ट 1949। रियलाइजेशन ऑफ डिफेक्ट सब्सिक्वेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट इज इममटेरियल। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ आया क्या? okay. मतलब अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब आप गिल्टी हो चुके हो क्लॉज 9 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मिसेज एक्स इज अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 द कंपनी अपॉइंटेड सीए मिस्टर वाई, मिसेज एक्स स्पाउज एज इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नाउ मिस्टर वाई यूज्ड टू डिलीवर ऑडिट रिपोर्ट विदाउट any comments or disclosure thereupon। देखिए, सेक्शन 141 क्लियरली बोलता है, अगर आपका रिलेटिव क्या है, उस कंपनी का डायरेक्टर है या फिर इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, राइट, अगर ऐसा कुछ केस है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द सेक्शन 141, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने जो एक्सेप्टेंस करी है दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 139 114 141 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इसलिए क्या हो जाएगा, क्लॉज 9 में गिल्टी हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, 141 क्या है, हिडन है। देखिए, रीड विद सेक्शन 141 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। देखिए, सेक्शन 141 क्लियरली बोलता है, a person shall not be eligible for appointment as an auditor of a company whose relative is a director or in employment of a company as a director or KMP. The definition of relative includes husband and wife. तो यहाँ पे क्या है, मिसेज एक्स उस कंपनी की डायरेक्टर थी और जो मिस्टर वाई है उन्होंने क्या किया है, उसकी एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या किया है, अपॉइंट हो गए। तो मिस्टर वाई शुड नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी वेयर हिज वाइफ मिसेज एक्स इज अ डायरेक्टर। दिस इज इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 141, therefore he will be guilty under clause 9, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेसर्स AWN कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट were appointed as auditor of WOW Limited for the financial year 22-23. Since they declined to accept the appointment, the board of directors appointed Messrs JDC and Company, a CA firm, as the auditor in the place of Messrs AWN and Company.
दिस वॉज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर्स जेडीसी एंड कंपनी डिस्कस विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 कंपनी एक्ट 2013। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 139 सेक्शन 140 का कंप्लायंस नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कैजुअल वैकेंसी होती तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते थे, अपॉइंट कर सकते थे। पर यहाँ पे एज मैसर्स AWE ने क्या किया है, एक्सेप्ट ही नहीं करी, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी है, तो ये कैजुअल वैकेंसी का वाला पॉइंट आता ही नहीं है। उस केस में ध्यान रखना अपॉइंटमेंट कहाँ होना चाहिए था, AGM में होना चाहिए था। यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसने किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है। मतलब सेक्शन 139 140 का कंप्लायंस नहीं हुआ है, फिर भी हमारे ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिट एक्सेप्ट कर ली है, इसलिए क्या हो जाएंगे, गिल्टी हो जाएंगे। और ध्यान रखना आपको देना है, अगर उन्होंने रिटायरिंग ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं किया था तो उसका भी क्या होगा, वायलेशन होगा। देखिए, द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट by Messrs AWE does not constitute a casual vacancy to be filled by the board. In this case, it will be deemed that no auditor was appointed in the AGM as per section 139 of the Company Act, where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be auditor of the company. Hence, the appointment of the auditor by the board is not valid in law. Conclusion: Messrs JDC and company is guilty of professional misconduct as per clause 9 of first schedule, as he accepted the appointment without verification of the statutory requirements. Right? मतलब जब तक एजीएम में कोई नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता तब तक वही पुराना ऑडिटर काम करेगा। तो अगर नया ऑडिटर अपॉइंट होना है तो वो कहाँ पे होगा, एजीएम में होगा। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई कैजुअल वैकेंसी हुई ही नहीं थी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सीए मेहता वाज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सीएस लिमिटेड फॉर द ईयर 22-23 in the place of retiring auditor CA Gupta. CA Mehta accepted the appointment after obtaining certificate from the management that the provision of section 139-140 of the Company Act 2013 have been complied with. Comment with reference to CA Act 1949 schedules thereto. मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले भी बोला है, क्लॉज 9 क्या बोलता है, आपको खुद को असर्टेन करना है। सिर्फ मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेना वो है ना इनफ नहीं होगा, वो सफिशिएंट नहीं होगा, आपको खुद को असर्टेन करना था। प्रोविजन रिलेटेड टू स्पेशल नोटिस, प्रोविजन रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन, राइट, प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, आपको उसके जो प्रोविजंस थे आपको खुद को चेक करना है। आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग को आपको चेक करना चाहिए था। अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट के बेसिस पे एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो ध्यान रखना वो क्लॉज 9 के अकॉर्डेंस नहीं है। राइट, ओके, देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट आंसर में ये भी बताया कि आपको किस तरीके से असर्टेन करना है। अपन इस चीज को क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो सीए मेहता है उन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट आफ्टर ओपनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट। मिसकंडक्ट arise on the part of CA Gupta as he needs to ascertain compliance of provision of section 113 and 140 through verification of records. Obtaining a certificate in this regard from management will not be sufficient. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Sunil was appointed statutory auditor of M Autotech Limited after Mr. Ram resigned from the position of auditor on 31/7/2022 for the financial year 22-23. Mr. Sunil received the appointment letter duly signed by the board of directors and resolution of the audit committee recommending the name of Mr. Sunil to the board. Mr. Sunil received the letter of appointment as on 31/7/2022, which he accepted on 1/8/2022. On 15/8/2022, Mr. Sunil fixed a meeting with Mr. Ram to understand the reasons for his resignation and any concern he should be aware of about the company. Prior to this, Mr. Sunil had not communicated with Mr. Ram. The board of M Autotech Limited filed ADT1 with the registrar on 31/8/2022. Mr. Sunil, after performing the audit, issued his audit report on 31/5/2023. The registrar, after issuance of the audit report, suo motu initiated inquiry regarding the appointment of Mr. Sunil as the auditor of a company. After the inquiry, registrar issued a report to ICI, wherein it was mentioned that Mr. Sunil should be held guilty of professional misconduct. You are required to guide Mr. Sunil with respect to recommendation of the registrar for him being guilty of professional misconduct. तो देखिए यहाँ पे जो नया जो ऑडिटर आए हैं, एक बार क्वेश्चन वापस से समझ लीजिएगा क्या था। एक मिस्टर राम थे, उन्होंने क्या किया था, रिजाइन किया था। क्या किया था, रिजाइन किया था बिफोर इशंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। बराबर, मतलब क्या था, कैजुअल वैकेंसी था। और मिस्टर सुनील ने क्या किया, उसकी जगह है ना
नए ऑडिटर जो अपॉइंट हुए थे वो कौन थे, मिस्टर सुनील थे। अब मिस्टर सुनील ने क्या किया था, अपॉइंटमेंट से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले, पहले तो एक मिस्टर राम से कम्युनिकेट नहीं किया, राइट, पहले तो उनसे कम्युनिकेट नहीं किया, बराबर। और दूसरा क्या हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया कि उन्होंने सेक्शन 139 सेक्शन 140 से क्या क्या है, कंप्लाई किया है। और उस केस में क्या हुआ है, जो हमारे जो रजिस्ट्रार है उन्होंने बाद में क्या किया, कंप्लेन रेज करी है। अब ध्यान रखना, कुछ रिक्वायरमेंट होती है इन रिलेशन टू द फॉर्म सबमिटिंग टू द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और ध्यान रखना, अगर रेजिग्नेशन होता है, अगर कैजुअल वैकेंसी होती है बाय रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, तो उसको ध्यान रखना 3 महीने में एजीएम में उसको अप्रूव करना जरूरी है, रेटिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे उसको लेकर भी कोई पॉइंट नहीं है। देखिए क्या दिया है आंसर, देखिए एज पर सेक्शन 139(8) of the Company Act 2013, any casual vacancy in the office of an auditor shall, in case of a company other than a company whose accounts are subject to audit by a auditor appointed by C&AG of India, be filled by the board of directors within 30 days. But if such casual vacancy is as a result of the resignation of an auditor, such an appointment shall also be approved by the company at the general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board, and he shall hold office till the conclusion of the next AGM, right? मतलब मैंने क्या बोला था, 3 महीने में उसको है ना वापस अप्रूवल होना चाहिए था, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब हो सकता है वहां पे ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुई हो। देखिए अब ऐसे तो इस आंसर को बहुत बड़ा कर सकते हैं, या आप चाहो तो नहीं भी दोगे तो चलेगा। हाँ, एक इसका रेफरेंस देना जरूरी है, क्लॉज 8, क्योंकि इन्होंने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करने से पहले उन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट करी थी, तो ऑफकोर्स क्लॉज 8 का वॉयलेशन हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, इन द करंट केस मिस्टर सुनील वाज अपॉइंटेड स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ एम ऑटोटेक Limited after Mr. Ram resigned from the position of an auditor on 31/7/2022 for the financial year 22-23. Mr. Sunil received the appointment letter duly signed by the BOD. Mr. Sunil received the letter of appointment on 31/7/2022, which he accepted on 1/8/2022. On 15/8/2022, Mr. Sunil fixed a meeting with Mr. Ram to understand the reasons for his resignation and any concern he should be aware of about the company. Prior to this, no communication happened between Mr. Sunil and Mr. Ram. The board of M Autotech Limited filed ADT1 with the registrar on 31/8/2022. 15 दिन में होना चाहिए था ना ये फॉर्म तो फाइल। ओके, ये फॉर्म 15 दिन में फाइल हो जाना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, उससे लेट फाइल किया है। No, hence Mr. Sunil did not verify whether the requirement of section 139 of the Company Act 2013 has been complied with or not. As in the current case, there was no approval by the company at a general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board. मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया, इसलिए माना जा रहा है कि इन्होंने कोई भी अप्रूवल नहीं हुआ है, और नहीं हुआ तो ऑफकोर्स सेक्शन 139 का कंप्लायंस नहीं है। Under section 139, approval by a company at a general meeting as discussed above is mandatory requirement. Therefore, he has not ascertained from the company whether requirement of section 139 and 140 of the Company Act 2013 have been complied with. Moreover, Mr. Sunil did not communicate with the returning auditor in such a manner as to retain in their hands positive evidence of a delivery of the communication to the outgoing previous auditor. Therefore, Mr. Sunil is guilty of professional misconduct both under clause 8 and clause 9 of the first schedule to C Act 1949. एक सेकंड गाइस होल्ड करिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे उसका कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है।
चलिए ठीक है, रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, PQR प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच्ड CAY, a chartered accountant practice, for debt recovery services. CAY accepted the work and insisted for fees to be based on 2% of the debt recovered. ओके देखिए, क्लॉज 10 आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप परसेंटेज बेसिस पे कोई भी इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट, परसेंटेज बेसिस पे, राइट, जो क्या होगी, डिपेंड होगी उसके प्रॉफिट या फिर कोई है ना कंटीजेंट अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ द इंगेजमेंट, राइट। तो आप ऐसे है ना कोई एक्टिविटी है ना इंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते परसेंटेज बेसिस पे। पर ध्यान रखना वहाँ पे जो रेगुलेशन था, कौन सा रेगुलेशन था बताइए मुझे। 53A 53B, रेगुलेशन 190 या 192, कौन सा रेगुलेशन था मुझे बताइए, बताइए गाइस कौन सा रेगुलेशन था। नहीं याद, मुझे भी नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है, मैं भी भूल गया, बताइए। चलिए जो भी था रेगुलेशन, रेगुलेशन 192, वो क्या बोलता है, डेट रिकवरी सर्विसेज में ध्यान रखना वो एक एक्सेप्शन था, वो अलाउड है। देखिए, चार्जिंग फीस ऑन परसेंटेज बेसिस, क्लॉज 10 ऑफ पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल सी एक्ट 1949 prohibits say in practice to charge or offer to charge, accept or offer to accept in respect of any professional work fees which are based on percentage of profit or which are contingent upon the finding or results of a work. However, this restriction is not applicable where such payment is permitted by the regulation made in this BF. कौन सा रेगुलेशन, रेगुलेशन 192। The Council of the Institute has framed the Regulation 192, which exempts certain professional service from the operation of a clause 10. As per Regulation 192, in the case of debt recovery service, fees may be charged on the percentage of amount of debt recovered. इस केस में जो CAY है वो गिल्टी नहीं होंगे, राइट, CAY गिल्टी नहीं होंगे। एक सेकेंड गाइज, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है, मिस्टर पी, अ प्रैक्टिसिंग सीए एक्टिंग एज अ लिक्विडेटर ऑफ एबीएन कंपनी चार्जेज प्रोफेशनल फीस ऑन परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट। देखिए इस केस में भी ये ध्यान रखना, रेगुलेशन 192 में दिया हुआ था, इन केस ऑफ अ लिक्विडेटर आपका रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन ऑफ एसेट है आप उसका क्या कर सकते हो, परसेंटेज बेसिस पे अपनी फीस चार्ज कर सकते हो, राइट। तो अगेन ध्यान रखना इसमें भी क्लॉज 10 का वॉयलेशन नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Efficient limited running into losses, and in order to optimize the resource utilization cost reduction, approaches you to carry out the assignment and offers a fee of 5% of benefit derived from the suggestion made by you. ओके ध्यान रखना इस टाइप के एंगेजमेंट में भी ध्यान रखना, आप जितना उसको बेनिफिट पहुंच रहा है उसका 5% आप चार्ज, उसका परसेंटेज बेसिस पे आप अपनी फीस चार्ज कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना उसमें अलाउड है। देखिए एज पर रेगुलेशन 192, इन द केस ऑफ सर्विस रिलेटेड टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फीस मे बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ बेनिफिट डेराइव्ड, राइट। अगेन ध्यान रखना इसमें भी क्लॉज 10 का वॉयलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Joy, a practicing CA, has accepted an appointment as an auditor of a cooperative society and agreed to charge a fees at the 7% of profit of the society during the financial year 22-23। ध्यान रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी ध्यान रखना अलाउड है, आप परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर सकते हो ऑफ उस पेड अप कैपिटल या फिर उसकी जो वर्किंग कैपिटल है या फिर जो उसकी जो प्रॉफिट्स वगैरह है, राइट, उसका आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हो। देखिए आप परसेंटेज बेसिस पे उसके पेड अप कैपिटल या फिर उसकी वर्किंग कैपिटल या फिर उसकी ग्रॉस या नेट इनकम या फिर प्रॉफिट का आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। रेगुलेशन 192 अलाउ करता है, तो रखना अगेन इस केस में क्लॉज 10 का वॉयलेशन नहीं है, इज नॉट गिल्टी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A CA holding certificate of practice and having 4 article clerk register under him accept appointment as a full time lecturer in a college। ध्यान रखना इस केस में स्पेसिफिक परमिशन लेनी होती है इंस्टीट्यूट से। Also he become a partner with his brother in a business, clause 4 याद रखना, clause 4। Examine his conduct in the light of CA Act 1949 the regulation there under। तो ध्यान रखना एक तो क्लॉज 4 का वॉल्यूशन होगा, एक क्लॉज 11 का वॉल्यूशन होगा। क्लॉज 4 पार्टनरशिप आपको अलाउ नहीं करता है ब्रदर के साथ में, और ध्यान रखना क्लॉज 11 वो भी आपको है ना प्रायर परमिशन बोलता है दोनों ही केस में। अगर आपको क्या करना है, फुल टाइम लेक्चरर बनना है कोई कॉलेज में या फिर आपको ब्रदर के साथ अगर कोई बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना है, तो वो भी ध्यान रखना आपको पहले है ना परमिशन लेनी होगी। तो देखिए
एक क्लॉज 4 में आप गिल्टी हो जाओगे, एक क्लॉज 11 में आप गिल्टी हो जाओगे। अ सीए इन प्रैक्टिस कैन नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस ऑक्यूपेशन अदर देन अ प्रैक्टिस प्रोफेशन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल सो टू एंगेज, हेंस सीए विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज 4 एंड 11। देखिए, अगर फुल टाइम अगर आपको लेक्चरर होना है कॉलेज में तो आपको क्या करनी चाहिए, प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए आपको काउंसिल से। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो अपने भाई के साथ एज ए पार्टनरशिप में, उस केस में भी आपको प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए थी काउंसिल से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीए पंकज एक्सेप्टेड प्रोफेशनल वर्क ऑफ एक्टिंग एज अ वैल्यूअर अंडर डायरेक्ट टैक्सेज, ही चार्ज फीस ऑन अ परसेंटेज ऑफ अ प्रॉपर्टी वैल्यूड। अगेन ये भी अलाउड है। ये क्वेश्चन अगेन किसका है, क्लॉज 10 का है, रेगुलेशन 192 का है। देखिए, रेगुलेशन 192 specifically state that in the case of value or for a purpose of direct taxes and duties, the fees may be based on a percentage of the value of property valued. Consequently, CA Pankaj shall not be deemed to be guilty of professional misconduct as he is within the permissible scope of a charging fees based on a percentage of a property valued. Next question. देखिए, CA Preeti is a leading income tax practitioner in Delhi. She is very much fond of cooking. Due to this passion of hers, she also wrote a cookery book, Delight Your Tummy, during the year, but she didn't take any permission from the council of the institute for engaging himself into authorship of such book. देखिए, ऑथरशिप ऑफ बुक आपको जनरली परमिटेड, आप अलाउ कर सकते हो। ध्यान रखना, आपको क्लॉज 6 क्लॉज 7 का आपको ध्यान रखना है, वहाँ किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ध्यान रखना, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे उसका कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो इस केस में जो सीए प्रीति है वो गिल्टी नहीं होगी अंडर क्लॉज 11, राइट, क्योंकि ये जनरली परमिटेड है। क्लॉज 11 परमिट्स ऑथरशिप ऑफ एनी बुक, हेंस नो मिसकंडक्ट अराइज ऑन पार्ट ऑफ सीए प्रीति। हेलो हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मिस्टर ए, अ प्रैक्टिसिंग सीए, took over the executive chairman of a software company on 1/4/2022. On 10/4/2022 he applied to the council for the permission. आपको प्रायर परमिशन लेनी चाहिए थी, आप एक्सेप्टेंस करने के बाद परमिशन ले रहे हो, जो अगेन ध्यान रखना क्लॉज 11 के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। अब जो बाद में जो परमिशन ले रहे हो, राइट, वो क्या है, इमटेरियल है, आप क्या हो जाएगा, क्लॉज 11 में आप गिल्टी हो जाओगे। एज ही एक्सेप्टेड द एम्प्लॉयमेंट विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द काउंसिल, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बी इज अ प्रैक्टिसिंग सीए holding valid certificate of practice. He accepted the appointment as a director of the Green World Company Limited. Mr. C, a partner of Mr. B, is a statutory auditor of the said company. तो देखिए, पहला तो नॉर्मली आप कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो, अगर आप एमडीडब्ल्यूटीडी नहीं होगा, आप नॉर्मल डायरेक्टर बन रहे तो आप बन सकते हो, जनरली कोई परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। पर आपको डायरेक्टर की पोजीशन एक्सेप्ट करने से पहले आपको देखना है कि आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका पार्टनर उस कंपनी में क्या है, ऑडिटर वगैरह नहीं है। अगर है तो आप क्या कर सकते हो, और वैसा आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, उस केस में क्लॉज 11 का क्या होगा, वायोलेशन होगा। साथ में ध्यान रखना, उनके जो पार्टनर है मिस्टर सी, उनको भी अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा, उनको अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेक्शन 141 में जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वहां पे वो कवर हो जाएंगे। देखिए क्या बोलता है, इफ एनी ऑफ द पार्टनर इंटरेस्टेड इन सच अ कंपनी एज एन ऑडिटर देन ही कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी। In the case, Mr. B has accepted directorship in a company where his partner Mr. C is an auditor without obtaining specific permission of the council. As per clause 4 of part 1 of second schedule, expressing an opinion on the financial statement of an entity in which the auditor, his firm, or partner of his firm has a substantial interest would constitute a misconduct. देखिए, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा अलग मानना है। आप इसमें काउंसिल की परमिशन के साथ भी आप है ना
वहाँ पे एज ए डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं हो सकते हो, राइट। वहाँ पे आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं हो सकते हो। और ध्यान रखना ये जो क्लॉज 4 वाला जो एप्लीकेबल होता, ये एप्लीकेबल होता फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिस्टर सी, राइट। मिस्टर सी के पर्सपेक्टिव में ना ये अप्लाई होता है क्लॉज 4। देखिए क्या बोलता है, मिस्टर सी पार्टनर ऑफ द बी शुड वेकेट द ऑफिस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 141 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 बीइंग डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141, राइट। नाउ फर्दर मिस्टर बी विल बी हेल्ड फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्लॉज 11 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द सी एक्ट 1949। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a CA having COP entered into partnership with the person who are not the member of institute for the purpose of carrying on a business. The share of a chartered accountant profit and loss was at 25%. He was to take part in the business and was entitled to represent the firm before government authorities, etc. He was operating the bank account of the firm, was receiving money फ्रॉम द कस्टमर एंड वाज आल्सो लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो देखना आप क्लॉज 4 और क्लॉज 11 दोनों में आप गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 4 पहले तो आप इनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते थे, राइट। एंड क्लॉज 11 क्या बोलता है, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस में एंगेज होना चाहते हो, राइट, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए था, आपको है ना काउंसिल से प्रायर परमिशन लेनी चाहिए थी। एक तो देखिए क्लॉज 4 का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो पार्टनरशिप अलाउ नहीं करता इस केस में, और दूसरा क्लॉज 11 आपको प्रायर परमिशन आपको लेनी चाहिए थी। इन द प्रेजेंट केस ये enter into partnership with a person who are not covered under clause 4 for the purpose of carrying on business activity for which specific prior permission of the council was required, right. CA shall be guilty of professional misconduct by virtue of clause 4 and 11 of part 1 of first schedule due to entering into partnership with a person other than prescribed under clause 4 and carrying on a business without obtaining permission from the council of ICI, right. एक सेकंड का जो होल्ड करिएगा। चलिए सेशन आज का काफ़ी लंबा तो हुआ नहीं है, अभी तो जस्ट 1 आवर एंड 10 मिनट्स का हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, CA रघु is practicing in the field of income tax over a period of 12 years. He has gained experience in this domain over others. Sam, a student of CA course, is very much impressed with the knowledge of CA Raghu. He approached CA Raghu to take a guidance on the some topics of income tax related to his course. CA Raghu on request decided to spare time and started providing private tutorship to Sam and some of his friends along with however he forgot to take a specific permission from ICI from such a private tutorship. Okay, देखिए प्राइवेट ट्यूटरशिप के लिए जनरली परमिशन है, तो इस केस में ध्यान रखना CA रघु के भी यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, CA रघु विल नॉट बी लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज फॉर इम्पार्टिंग प्राइवेट ट्यूटरशिप। नो स्पेसिफिक परमिशन इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउंसिल ऑफ ICI एज प्रोवाइडेड अंडर रेगुलेशन 190A। तो आप चाहो तो कुछ रेगुलेशन याद करना, 53A, 53B, 192, 190A, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CA Jed is a leading income tax practitioner and consultant for derivative product. He resides in Mumbai near to the ABC Commodity Stock Exchange and done trading in commodity derivative. Every day he invests nearly 50% of his time to settle the commodity transaction. Is CA Jed liable for professional misconduct? Yes, of course। हमने क्लॉज 11 में क्या बोला है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अलावा किसी और बिजनेस में एंगेज होना चाहते हो तो आपको क्या करनी चाहिए, काउंसिल की स्पेसिफिक परमिशन लेनी चाहिए थी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कमोडिटी डेरिवेटिव में आप डील कर रहे हो जिसको सेपरेट बिजनेस माना जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए था, इंस्टीट्यूट की प्रायर परमिशन लेनी चाहिए थी, इसलिए आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। देखिए इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नेसेसरी। इन केस CA Jed is engaged in the occupation of trading in commodity derivative which is not covered under the general permission, hence a specific permission of the institute has to be obtained. If CA Jed has obtained a specific permission of the council, then there is no misconduct, otherwise he will be deemed to be guilty of professional misconduct under clause 11 of part 1 of first schedule. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। CA Jed in practice is desirous of filing a multi-purpose impanelment form
for inclusion of his name in panel for allotment of statutory audit of a bank branches web hosted by Professional Development Committee of ICI for financial year 23-24. The form require applicant to upload XML file of their personal income tax return along with the computation of income during relevant year for which information is being sought by PDCA. CAZ has transacted in future and option derivative equity and has reflected income from such transaction in its return of income as a business income. Analyze the above situation with reference to प्रोविजन ऑफ सीए एक्ट 1949, राइट। तो देखिए जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो डेरिवेटिव था वहां पे इंस्टीट्यूट ने अभी क्या था, रिसेंट परमिशन दे दी थी, राइट। तो जो कमोडिटी डेरिवेटिव है वो ध्यान रखना, उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव में आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो आपको स्पेसिफिक परमिशन लेनी है। पर अगर आप क्या कर रहे हो, जो फाइनेंस जो इक्विटी जो डेरिवेटिव है उस केस में आपको है ना इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जनरली परमिशन दी है। देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया है। ओके देखिए क्वेश्चन है मार्च 24 का, तो ऑफकोर्स मेरे ख्याल से उस चीज को कंसिडर किया होगा। देखिए द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI हैज अनाउंस्ड दैट इट इज परमिसिबल फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस टू एंगेज इन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी बट नॉट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। Such engagement derivative are not violative of provision of clause 11 of part 1 of first schedule to the CA Act 1949. Further, member are allowed to transact in a equity and a currency derivative. There is no requirement to take a permission of counsel in this matter. कौन सा currency derivative, right? या फिर equity derivative. Now, therefore, there is no difference if CAZ has under income from currency derivative. However, in accordance with the announcement of ethical standard board, it is not permissible for member in practice to transact in commodity derivative transaction. In such a case, CAZ would be held guilty of professional misconduct for engaging in business other than profession of chartered accountancy. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखें। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में अपन बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, मिस्टर एस इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई। ड्यूरिंग द वीकेंड ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ in equity research and used to advise his friends, relative and other known people who are not his clients. तो देखिए पहला तो आप इक्विटी रिसर्चर अलाउड है, राइट। ध्यान रखना इक्विटी रिसर्चर को अलाउ किया है। फिर नेक्स्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस ही वाज आल्सो इन्वॉल्व एज अ पेपर सेटर फॉर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट इन अ स्कूल इन विच ही इज स्टडीड। ये भी अलाउ किया है, ये भी अलाउ है। ही आल्सो ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड एंड वाज डूइंग एग्रीकल्चर ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। ये भी अलाउ है। वो खुद अगर एग्रीकल्चर का काम कर रहा है तो वो अगेन अलाउ है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर 2021 heavy loss were incurred in agriculture activity due to natural calamity and misfortune and he lost almost all of his wealth and become undischarged insolvent. Okay, section 8 की बात हो रही है। After a few court hearings, finally in the year 2023 he was declared discharged insolvent and obtained a certificate from the court stating that his insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part. तो ध्यान रखना उसका नाम रजिस्टर से हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेक्शन 8 में जो डिसेबिलिटी है उसमें वो कवर नहीं हो रहा है। You are required to comment on the above situation with reference to CA Act 1949. देखिए क्या है, देखिए मिस्टर एस यूज्ड टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन इक्विटी रिसर्च and used to advise his friends and relative other known people. As per a recent decision taken by the Ethical Standard Board of ICAI, a CA in practice may be an equity research advisor, but he cannot publish a retail report. यहाँ पे कोई भी retail reporter नहीं दे रहा है, as it would amount to other business or occupation. In the given case, through Mr. is involved in doing equity research and in advising people, it is clear that he does not publish any detailed report of his research, and this act of Mr. S shall not make him guilty of professional misconduct. Right? तो अपन ने पहले भी यही बोला था, ये क्या है, ये अलाउ है। दूसरे किसकी बात कर रहे हैं, ये पेपर सेटिंग की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे होंगे एग्रीकल्चर लैंड की, ठीक है। और ध्यान रखना डज एक्टिविटी का मतलब क्या है, वो खुद एक्टिविटी कर रहा है, राइट। तो देखिए बता रहा है जनरल परमिशन बता रहा है, क्या बता रहा है अपन को, जनरल परमिशन बता रहा है किसके केस में, वैल्यूएशन ऑफ पेपर और एक्टिंग एज अ पेपर सेटर, हेड एग्जामिनर, मॉडरेटर फॉर एनी एग्जामिनेशन,
ओइंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड कैरिंग आउट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब खुद एक्टिविटी कर रहा है, तो ध्यान रखना उस केस में जनरली परमिशन है। तो इस केस में भी ध्यान रखना कोई भी है ना गिल्टी नहीं है, कोई भी है ना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं हो रहा है। लास्ट वाला सेक्शन 8 का है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका हमने सिमिलर क्वेश्चन पहले भी देखा था, राइट। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, hence Mr. S has not violated the provision of section 8 and he is not debarred from having his name entered in the register of members, right। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू, राधे राधे।